हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसे कि ME 207 के अपन DC मशीन के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ें जो बेसिक अपन को पढ़ना है, जिसमें जनरेटर और मोटर के बारे में बेसिक अपन ने कंस्ट्रक्शन, उसके ऑपरेशन वगैरह अपन ने देख लिए हैं। कल स्टार्टर्स के बारे में देखा था कि DC मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। EMF इक्वेशन अपन ने देख लिए। अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि DC मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, कि DC मोटर का जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा DC मोटर के लिए? स्पीड एंड टॉर्क। ठीक है, कोई भी मैकेनिकल क्वांटिटी उसके लिए क्या जो कैरेक्टरिस्टिक उसको मेजर करने का जो तरीका आउटपुट का, वो क्या है? अपना टॉर्क और स्पीड। और इनपुट में क्या है अपने पास में? यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज और करंट। तो यहाँ पे करंट और टॉर्क के बीच में रिलेशन देखेंगे और स्पीड और करंट के बीच में अपन रिलेशन देखेंगे कि स्टार्टिंग सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई करंट को चेंज करके मोटर की जो टॉर्क और कैरेक्टरिस्टिक है, उस मोटर का जो आउटपुट है टॉर्क और स्पीड है, उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपन ने स्पीड के बारे में तो EMF इक्वेशन में अपन ने देख लिया था कि n प्रोपोर्शनल किसके होता है स्पीड के लिए? तो EB/φ। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया था। अब अपन टॉर्क के लिए देखते हैं कि टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली पावर जो है, पावर का ही एक कंपोनेंट होता है टॉर्क। पावर होती है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, और ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2πN/60, 2πN/60 ओमेगा को। ये आगे पावर। ठीक है, ये आगे टॉर्क और स्पीड के रूप में एक तरीके से मैकेनिकल पावर इसको मैं कह दूं। निकल पावर एट शाफ्ट पे आएगी ये पावर कि एट शाफ्ट पे ही आएगी ये तो। ठीक है, अब शाफ्ट पे जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है? शाफ्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रही है, इसे मैकेनिकल पावर PM नाम दे देते हैं अपन। इलेक्ट्रिकल पावर जो शाफ्ट के ऊपर सप्लाई हो रही है, वहाँ पे वोल्टेज क्या है? बैक EMF EB। और करंट क्या है? आर्मेचर करंट IA। ओके, ये दोनों के दोनों हैं। तो अब उसके बाद में शाफ्ट के बीच में कुछ लॉस होंगे, इस इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर के बीच में कुछ लॉस होंगे, जैसे फ्रिक्शन लॉस है, ठीक है, विंडेज लॉस वगैरह है। तो उनको अपन अवॉइड कर दें। तो ये वाली जो पावर है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो EB/IA इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 2πNT/60। बैक EMF की कल कैलकुलेशन करके बताई थी मैंने, क्या आ रहा था? NP/φ Z/60A इंटू IA बराबर इक्वल टू किसके? 2πNT/60। कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है? ये हो रहा है, N कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को टॉर्क का देखना है। तो टॉर्क एक तरफ रख लेते हैं अपन, टॉर्क को एक तरफ रख लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/φ/IA अपॉन 2πA। ठीक है, ये आ रहा है अपना P/φ/IA अपॉन 2πA। अब इसके अंदर देखें तो P एक मशीन की डिजाइन हो गई, कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ कंडक्टर मशीन के डिजाइन हो गए, कांस्टेंट हो गए। पैरेलल पाथ कांस्टेंट हो गया। लेकिन फ्लक्स को अपन सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, और सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके अपन करंट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टॉर्क डिपेंड करेगा सिर्फ फाई और IA पे, यानी कि फाई और IA के प्रोपोर्शनल हो गया टॉर्क। तो एक तो ये रिलेशन याद रखना है, और एक N प्रोपोर्शनल टू EB/φ के जो रिलेशन है वो भी याद रखना है। EB को कैसे कैलकुलेट करना है वोल्टेज सप्लाई से, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो अब अपन एक एक मशीन के लिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। थोड़ा बेसिक ये ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉर्मूले की स्पीड किस तरीके से डिपेंड करती है और टॉर्क किस तरीके से फ्लक्स और करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं शंट मोटर के लिए। सबसे पहले शंट मोटर मैंने एक ले ली, DC शंट मोटर। डायग्राम आपको पता ही है, बेसिक एक बार फिर से बना देता हूँ।
सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ पे आई एफ आर्मेचर करंट, आई ए रेजिस्टेंस, आर ए आर एफ, ठीक है, ई बी बैक ई एम एफ, और यहाँ पे शाफ्ट घूमेगी। अब मैं जब कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉर्क ले लिया मैंने, यहाँ पे आई ए ले लिया। टी प्रोपोर्शनल किसके मैंने बताया, फाई आई ए के। फाई किस पे डिपेंड करता है, इस फील्ड फ्लक्स पे। फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड करंट के। यदि सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया तो V अपॉन आर एफ, यानी कि आई एफ जो करंट है V अपॉन आर एफ विल बी कांस्टेंट, यदि सप्लाई वोल्टेज को मैंने कांस्टेंट कर रखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको आगे, T प्रोपोर्शनल टू आई ए, कि आर्मेचर के करंट के ऊपर ही सिर्फ टॉर्क डिपेंड करेगा, और आर्मेचर के करंट को मैं रेजिस्टेंस को चेंज करके कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से, टी प्रोपोर्शनल आई ए के हिसाब से। प्रैक्टिकली एग्जैक्ट ये नहीं होगी, प्रैक्टिकली कुछ अलग होगी, लेकिन अपन को अप्रॉक्सीमेट देखना है तो वो क्या आएगी, टी प्रोपोर्शनल आई ए, ये स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी अपनी। तो इसको, इस डायग्राम को ध्यान में रखना है, इस कैरेक्टरिस्टिक को। अब उसके बाद में मैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूँ, किसके लिए, स्पीड और करंट के बीच में। आई ए और स्पीड। एन प्रोपोर्शनल टू किसका था, ई बी अपॉन फाई। फाई यहाँ पे देख लिया अपन ने कांस्टेंट है, तो एन प्रोपोर्शनल किसके हो गए, ई बी के। ई बी किसके बराबर होगा यहाँ पे, वी माइनस आई ए आर ए। सप्लाई वोल्टेज यदि कांस्टेंट है तो आई यहाँ पे नेगेटिव माइनस कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी अपना जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे मान लो जब करंट 0 है तब मान लो करंट है नो लोड करंट एन नोट। मान लो करंट 0 है तब करंट यहाँ पे है, तो अब करंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो कुछ आएगी इस तरीके से। ये आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी, ठीक है, शंट मशीन की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। तो ये है डीसी शंट मशीन की कैरेक्टरिस्टिक। जो कंपाउंड मशीन है, शंट की जो कंपाउंड मशीन होते हैं, कंपाउंड मशीन की भी सिमिलर ऐसी ही आएगी, क्योंकि कंपाउंड में मैंने क्या बताया था, लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट होता है, तो उसमें भी वही दो तरीके से करंट डिवाइड होगी। याद होगा ना, लॉन्ग शंट कंपाउंड में क्या बताया था मैंने, यहाँ पे एक लॉन्ग शंट जो फील्ड वाइंडिंग है उसको 2 पार्ट में चेंज कर देंगे, एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो सिमिलर टू शंट मोटर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट सिमिलर टू शंट मोटर होती है किसकी, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक भी। अब अपन शंट मोटर के बाद में मेन है सीरीज मोटर, शंट और सीरीज ही मेन है, और उन दोनों के बारे में ही अपन देखेंगे। तो सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं बता देता हूँ। तो यदि सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक देखें अपन बनाने जाएं तो टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई, टी हो गया और आई ए के बीच में बनाना है अपन को। तो सबसे पहले टी किस पे डिपेंड करता है, टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई है। सीरीज मोटर का डायग्राम भी बना देता हूँ मैं साथ में। आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होगी, सीरीज में होगी, तो ये फील्ड वाइंडिंग बना दी मैंने। सप्लाई वोल्टेज क्या कर दिया, वी, यहाँ पे हो गया आई एफ और आई ए ई बी, ठीक है। तो टॉर्क की बात करें अपन तो यहाँ पे जो आई एफ है वो किसके बराबर है, आई ए के बराबर है, क्योंकि एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आई ए और आई एफ करंट दोनों बराबर होगी। तो फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है आई एफ के, और यहाँ पे आई एफ किसके बराबर है, आई ए के, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्लक्स आई ए के। तो यहाँ पे टॉर्क का जो इफेक्टिव फॉर्मूला है वो मैं लिख सकता हूँ टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ठीक है, टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर के लिए जो ग्राफ बनता है वो आता है इस तरीके से, पहला पैराबोलिक, इस तरीके से ग्राफ आता है, कर्वेचर ग्राफ आएगा ऊपर की तरफ, उसकी तरह लीनियर ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज मोटर के लिए। क्या फंक्शनलिटी बन रही है, टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में मैं बता देता हूँ करंट और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक। करंट और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से आएगी, करंट और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक के लिए एन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ई बी अपॉन फाई। ई बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एफ आएगा यहाँ पे,
अपॉन एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई। फाई मैंने बताई दी यहाँ पे, फाई प्रोपोर्शनल टू आई ए प्रोपोर्शनल टू आई ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आई ए, इसको मान लो आई ए के बराबर। अब मान लो कि मैंने सप्लाई वोल्टेज स्टार्टिंग में जब जीरो दिया, तो सप्लाई वोल्टेज मान लो कि स्टार्टिंग में करंट है वो जीरो है, यदि करंट जीरो है तो करंट कहाँ पे जाएगी, स्पीड इन्फिनिटी पे, क्योंकि जीरो का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे v अपॉन जीरो बच जाएगा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी की तरफ से स्टार्ट होगा और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ आएगा किसका, सीरीज मोटर का, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके से बन रही है। तो अपन ने टॉर्क और है ना जो बैक ईएमएफ के फॉर्मूले से अपन ने पहले आपस में स्पीड, टॉर्क और करंट का, और स्पीड और करंट का आपस में रिलेशन देखा मैथमेटिकल, और उसी को अपन ने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ड्रॉ कर दिया। इससे अपन को स्पीड और करंट के बीच की और टॉर्क और है ना करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो गई कि दोनों किस तरीके से अपने सीरीज मोटर है वो करंट के चेंज के साथ में बिहेव करेगी और किस तरीके से टॉर्क अपना बिहेव करेगा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच गया है मोटर का, वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अब जब अपन ने देख लिया कि स्पीड जो है वो किस तरीके से वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रही है, तो अपन स्पीड को अपन किन किन पैरामीटर को, डीसी मोटर के किन पैरामीटर को चेंज करके अपन स्पीड को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक मोटर है जिसका सबसे मेन पार्ट जो है वो है स्पीड। स्पीड अपन को कम ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक जगह आजकल मोस्टली कई जगह पे डीसी मोटर होती है, हालांकि एसी मोटर, इंडक्शन मोटर ज़्यादा जगह होती है, बट सेम फंक्शनलिटी आएगी। तो मोटर भी कई जगह पे जुड़ी होती है। अब किसी भी चीज़ की स्पीड को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो अपन को उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए किसी न किसी पैरामीटर को चेंज करके ही कर सकते हैं ये, ठीक है। तो वो किन किन पैरामीटर पे इस मोटर की स्पीड डिपेंड करती है और कैसे अपन स्पीड को चेंज कर सकते हैं शंट मोटर में, सीरीज मोटर में, कंपाउंड मोटर में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल डिपेंडेंसी अपन देखते हैं स्पीड की, ताकि अपन को पता चल जाए कि किन किन पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है, तो उन पैरामीटर को चेंज करके अपन स्पीड को चेंज कर लेंगे। तो स्पीड के बारे में बताया मैंने, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई। ठीक है, तो n किसके बराबर होता है, n को मैं v माइनस, जैसे शंट मोटर के लिए लिखूंगा v माइनस आई ए आर ए, सीरीज के लिए लिखूंगा v माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर एफ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया फाई। अब देखना स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज पे। सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अपन स्पीड को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, स्पीड को अपन चेंज कर सकते हैं बाय वेरिंग फ्लक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी वेरिड by varying its flux, armature resistance and supply voltage, ठीक है। तो इन तीनों को का अपन को पता चल गया कि इन तीनों पे स्पीड डिपेंड कर रही है, तो इनमें से किसी भी एक भी पैरामीटर को मैंने चेंज किया तो मेरी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। अब अपन सर्किट के अंदर किस तरीके से डिजाइन करेंगे कि अपन इन चीज़ों को चेंज कर सकें और अपन स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकें, और किसकी वजह से स्पीड कम होगी, किसकी स्पीड की वजह से स्पीड ज़्यादा होगी, वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन फ्लक्स के हिसाब से देखते हैं कि फ्लक्स के हिसाब से कैसे चेंज होगी। तो फ्लक्स के हिसाब से जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है उस मेथड को बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड वीकनिंग, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको बोलते हैं फील्ड वीकनिंग या फ्लक्स कंट्रोल मेथड।
फ्लक्स को अपन चेंज करके स्पीड को अपन चेंज कर सकते हैं। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स फील्ड करंट पे चेंज डिपेंड करता है। तो फील्ड करंट को अपन चेंज करेंगे तो अपना फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो डायरेक्टली स्पीड भी अपनी चेंज होगी। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम जो अपन सर्किट में जो चेंज करेंगे वो किस तरीके से चेंज करेंगे। वही अपनी मशीन अपने पास में, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ब्रश, सप्लाई साइड वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये फील्ड का रेजिस्टेंस ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, RF बोल दो, RSH बोल दो, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस अपन एक रिहोस्टेट टाइप लगा देंगे। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके अपन यहाँ पे जो ये फील्ड करंट या शंट करंट जो भी पास हो रही है इसके अंदर से उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इस रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा तो क्या होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस चेंज होगा और सप्लाई वोल्टेज अपन जो आई ए फील्ड करंट की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस RF। यहाँ पे आ गया अपना सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज लगाया अपन ने तो यहाँ से करंट फ्लो होगी। ये करंट कितनी कैलकुलेशन क्या होती है इसकी, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले तो सिर्फ RF था जो कांस्टेंट था, लेकिन अब मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं कंटिन्यूसली चेंज करके फील्ड करंट को चेंज कर सकता हूँ। और यदि मैंने फील्ड करंट को चेंज किया तो मेरी जो स्पीड है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ूंगा तो फील्ड की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पहले सिर्फ RF था। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है तो डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई है, तो टोटल क्वांटिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि फील्ड करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। फील्ड करंट की वैल्यू कम हो जाएगी अपना तो फ्लक्स डाउन हो जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए फील्ड वीकनिंग मेथड को रेटेड स्पीड से ऊपर ले जाने के लिए फील्ड वीकनिंग मेथड का काम लिया जाता है। क्योंकि इसमें स्पीड अपन कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन कोई माइनस रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, प्लस ही होगा। तो यहाँ पे अपन स्पीड को बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि फील्ड करंट कम हो जाएगी तो फील्ड फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड हो गया एक अपना फील्ड वीकनिंग मेथड। किसके लिए, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए ये मेथड काम में आएगा। ठीक है, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए ये काम में आएगा। अब उसके बाद में एक तो ये हो गया फील्ड वाला मेथड बता दिया। एक आर्मेचर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करके अपन किस तरीके से स्पीड को चेंज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम करके, ठीक है, तो इसमें क्या किस तरीके से फॉर्मूला इस डायग्राम में चेंज आएगा। आर्मेचर के साथ में एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, जैसे अभी लगाया मैंने फील्ड के साथ में, ऐसे ही आर्मेचर के साथ में भी एक पहले कांस्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही आर्मेचर का इंटरनली, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा देंगे अपन यहाँ पे। ये हो गया आर एक्सटर्नल, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है पहले से, ये बैक ईएमएफ हो गया, फील्ड करंट हो गई, ISH हो गया, यहाँ पे IA हो गया, यहाँ पे IL हो गया, और ये आ गया अपना सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो N प्रपोजनल किसके बताया था, EB अपॉन फाई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यदि मैं रेटेड वोल्टेज कांस्टेंट रखूँगा तो फील्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये रहेगा। तो इफेक्टिवली N प्रपोजनल टू EB हो जाएगा, और EB क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA प्लस R एक्सटर्नल। और जैसे ही मैं R एक्सटर्नल को बढ़ाऊंगा यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड को काम में लिया जाता है रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे मशीन को चलाने के लिए। आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड का काम लिया जाता है। एक एक्सटर्नल रिहोस्टेट रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे आर्मेचर के साथ सीरीज में, और इससे स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही हो गया। और वोल्टेज तीसरा मेथड बताया था, वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज को अपन चेंज करके, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मान लो R एक्सटर्नल हटा दिया यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड में। यदि डायरेक्टली अपन सप्लाई वोल्टेज को चेंज करेंगे तो अपना स्पीड भी चेंज
हो जाएगी। तो तीसरा मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जो कि डायरेक्टली स्पीड पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये भी रेटेड स्पीड से कम स्पीड पे ले जाने में काम में आता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी कम में काम में आता है, और फील्ड वीकनिंग मेथड स्पीड से ऊपर स्पीड ले जाने पे, रेटेड स्पीड से ऊपर स्पीड ले जाने पे काम में आता है। तो ये जो मेन जो दो मेथड थे शंट मोटर और कंपाउंड मोटर की स्पीड को वेरी करने के, वो मैंने बता दिए। अब आपको इससे सीरीज के लिए भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि फील्ड में चेंज कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं फील्ड के साथ में, आर्मेचर को चेंज कर रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को, तो आर्मेचर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो अब अपन देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर। जो बेसिक मेथड है इसके वो देख लेते हैं एक बार। तो इसकी जो स्पीड का जो अपन ने यूज किया शंट मोटर में, वैसे ही इसकी भी एक अपन फील्ड मेथड को यूज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक है, फील्ड डाइवर्टर मेथड, उसमें बताया था फील्ड वीकनिंग, और इसमें बोलेंगे फील्ड डाइवर्टर मेथड। तो एक क्या करेंगे, वो डायग्राम से समझ में आएगा डाइवर्टर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम वो ही बैक ईएमएफ लगा दिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी शो कर देते हैं अलग से। यहाँ पे एक फील्ड रेजिस्टेंस सीरीज में होता ही है यहाँ पे। ठीक है, ये फील्ड होती ही अपनी सीरीज में आरएफ। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होती है, यहाँ पे लोड करंट जाती है। लोड करंट, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट एक ही होती है, क्योंकि सबके सब एक साथ यहाँ पे जा रही हैं। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक अलग से इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसे डाइवर्टर रेजिस्टेंस कहेंगे। वेरिएबल डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब क्या होगा कि ये जो लोड करंट, फुल लोड करंट जो आ रही है यहाँ से, वो यहाँ पे पूरी इस फील्ड में से न गुजर के कुछ डाइवर्टर रेजिस्टेंस में से पास होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से जब कुछ रेजिस्टेंस में से करंट पास होगी तो फील्ड करंट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी पास नहीं हो रही है। यदि कुछ फील्ड करंट इसमें से पास हुई तो IF कम होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स भी कमज़ोर पड़ जाएगा, और फ्लक्स कमज़ोर पड़ेगा तो अपनी ओवरऑल स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये होता है फील्ड डाइवर्टर मेथड। अब इसमें और भी हैं, जैसे टैप्ड फील्ड वाइंडिंग भी होता है। इसमें ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस यूज न करके अपन यहाँ पे एक टैपिंग कर देते हैं, यहाँ से लेके टैप्ड फील्ड रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे टैपिंग यूज कर देंगे, और जहाँ पे भी अपन को फील्ड वाइंडिंग में टैप करना वहाँ पे कर लेंगे, ताकि सिर्फ उतनी ही वाइंडिंग काम में आएगी, नहीं कि पूरी वाइंडिंग काम में आएगी, और इससे भी अपन फील्ड फ्लक्स को कम कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं अपन टैप्ड फील्ड वाइंडिंग मेथड। ठीक है, सिमिलर ही है। यहाँ पे अब उसके बाद में जैसे उसमें यूज किया आर्मेचर रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं अपन एक आर्मेचर वाला मेथड भी, आर्मेचर डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर भी अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि अपन क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक आर्मेचर लिया अपन ने, यह आर्मेचर है, और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज अपना आएगा ही, यहाँ पे लोड करंट फ्लो ही होगी, यहाँ पे आई जो RF है, यहाँ पे ये आर्मेचर के अंदर करंट, आर्मेचर से डाइवर्ट करनी है अपन को करंट को। यहाँ से आर्मेचर डाइवर्टर लगा दिया, आर्मेचर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, डाइवर्टर रेजिस्टेंस। अब इसको चेंज करके अपन इसके ओवरऑल जो RA आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं, और कुछ करंट जो है इसमें से डाइवर्ट हो जाएगी, और अपन स्पीड को कम कर सकते हैं। जितनी रेटेड स्पीड वोल्टेज पे पड़ रही है करंट, उससे अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में मेथड हैं।
दूसरा अपन एक मेथड और इम्पोर्टेंट मेथड आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में क्या करेंगे अपन, आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ में एक रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर करके अपन आर्मेचर रेजिस्टेंस से के थ्रू स्पीड को कम कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से ही है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ में अपन को सिंपली एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रिहोस्टेट जोड़ना है जिसकी वैल्यू को अपन वेरी कर सकते हैं। तो इन सब मेथड के थ्रू अपन इस सीरीज मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डीसी मोटर का जो डीसी मशीन का जो सिलेबस है वो बेसिक जो मैकेनिकल के लिए इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो गया है। तो ये सभी वीडियो देख लेना, लिंक जो है सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट में अपन ट्रांसफार्मर के जो कुछ लेक्चर्स बाकी हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो दूसरों को भी बताना, शेयर करना, लाइक करना ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।